साहब सुदामा अहरवार जी, ये लोग भी तैयार रहे। हमें जो भी हमारे प्रमुख वक्ता मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं उनका सम्मान हम लोग मंच के माध्यम से स्मृति चिन्ह भेंट करके और जो हमारे आए हुए निर्माता कमजोरों की आवाज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं खराजियती अकीदत पेश करता हूँ। और उसके बाद मुझे इस बात का अफसोस है, अपनी अज्ञानता स्वीकार करता हूँ आप लोगों के सामने, कि अब तक 40 साल की पत्रकारिता के जीवन में लोधी समाज में मैंने सिर्फ 2 नाम सुने थे, 3 नाम, कल्याण सिंह, साक्षी महाराज और उमा भारती। जब आज यहाँ पहुंचा और उसके बाद संत ब्रह्मानंद जी का नाम सुना, वह स्थान देखा, उनकी समाधि पे गया, उनका बनाया हुआ वो स्कूल देखा, कॉलेज देखा, डिग्री, पीजी, और 1938 में जो उन्होंने बनाया उसको देख के आंखें फटी की फटी रह गईं। होना तो ये चाहिए था कि संत जी के नाम का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के सिलेबस में होता। देश की आजादी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन राजीव गांधी का भी मैंने पत्थर देखा जो उनकी प्रतिमा का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। मुझे बताया गया कि सामने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बिल्कुल सामने की बाउंड्री जो तोड़ी गई थी वहां उनकी सभा हुई, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आया कि इतने बड़ी महान आत्मा के लिए कम से कम एक पेज का एनसीईआरटी का एक सिलेबस होता जिसमें एक जिक्र होता कि एक संत ने किस तरह से एक लोधी समाज से निकल के और इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया। तो स्वीकार करता हूं कि मैं 40 साल के पत्रकारिता जीवन में मैंने उनका नाम नहीं सुना था, इसका मुझे खेद है। और आज मैं शुक्रिया अदा करूंगा खासतौर से युवा साथी टीम के शैलेंद्र आर्य जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं उनकी उस समाधि के दर्शन कर सका। नीरज भाई के बोलने के बाद, प्रोफेसर रविकांत के बोलने के बाद मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। और वैसे भी मेरे साथ एक दिक्कत ये भी है कि मैं सैयद भी हूँ, कासिम भी हूँ, एक शुजा खावर शायर हुए, उनका एक शेर है, कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। अगर हम कुछ कहेंगे तो होगा कि लो भैया एक मुल्ला आया और समाज को बांटने की बात करने लगा, क्योंकि इस वक्त तो एक बात खास तौर से चल रही है कि बटोगे तो कटोगे। आसान सी चीज है कि मैं इस बात को कहूं, 2 मिनट में सिर्फ कह दूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा, कि मैंने 1985 में जब पत्रकारिता शुरू की तो 1991 में मैंने रामविलास पासवान, काशीराम, शरद यादव, इन लोगों को कवर किया। हर पत्रकार की एक बीट होती है, तो होते होते उसी माहौल में मैं कुछ रस बस सा गया और मुझे भी अम्बेडकर अच्छे लगने लगे, सामाजिक न्याय, सामाजिक मूवमेंट, पेरियार, लड़ाई, उसके बाद शाहू, फूले, सबको पढ़ता रहा, सबको देखता रहा, तकरीरें सुनता रहा, उसकी खबरें लिखता रहा, वो छपती नहीं, तो मैंने आत्मसात कर लिया, मेरे अंदर भी वो चीजें आ गई। तो मैंने महसूस किया कि ये सामाजिक मूवमेंट जो है, सामाजिक न्याय जो है, एक ऐसा बड़ा मूवमेंट है कि जिसको ताकत नहीं मिली, जिसको रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद उभरता चला गया। इस मूवमेंट को हमेशा रोका गया, और जैसे मैंने सभी के भाषण सुने कि हजारों साल से रोका गया, दबाया गया, लेकिन आज ऐसा उभरा है कि इस बुंदेलखंड की धरती पे मैं सलाम करूंगा सामने बैठे हुए लोगों को कि हम 5 घंटे से बैठे हैं, वो 10 घंटे से बैठे हैं, और 10 घंटे से यहाँ बैठने के बाद सबके उन्होंने विचार सुने, और उसको विचारों को सुनता वही है जो उन विचारों को पसंद करता है। वरना उड़ते लोग चले जाते हैं, लोग भाषण दिया करते हैं, कुर्सियां खाली रहती हैं। हमने नेताओं को भी देखा है, बड़ी बड़ी रैलियों में देखा है कि सिर्फ कुर्सियां हैं, लोग नहीं है, और भाषण उतने ही लंबे हैं। यहाँ लोग ज्यादा थे, बोलने वाले कम थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनको सुना। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि इस समय इस देश में सबसे बड़ा संकट जो है, वो संकट सबसे ज्यादा जो है वो पिछड़े वर्ग में है। आरक्षण पे बहुत बड़ी बात हुई। एक बात मैं सैयद कासिम के रूप में आपसे कहूँ कि मुसलमान इस देश में 100% आरक्षण पा रहा है। 100% आरक्षण अगर कोई पा रहा है तो मुसलमान पा रहा है। लोग कहेंगे कैसे? 27.5% एससी का जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें मुसलमानों की लगभग 90% जातियां उसमें आ जाती हैं।
सैयद, शेख, मुगल, पठान और मिर्जा छोड़ के सारी बिरादरियां मंडल कमीशन से आरक्षण ले रही हैं। उसके बाद जो ये 3 बिरादरियां बची थी, सैयद, शेख, मुगल, पठान और मिर्जा, इनको ईवीएस में मिल गया, तो 100% का आरक्षण उसके हिस्से में आ गया। और उसके बाद आप दूसरों को बता रहे हैं कटोगे तो बटोगे। मजे में वो है, ये कटेगा बटेगा का चक्कर जो इसलिए चलाया जा रहा है कि इसे दिखा के इनका हक मार दिया जाए। और ये देश में जब से शुरू हुआ है कि देखो आपके बगल में बैठे हुए भाई साहब हैं कि देखो ये तुम्हारा हक ये खा लेंगे, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप अपने हक के अधिकार के प्रति सचेत न होके इस बात पे लग जाते हैं कि सैयद कासिम तुम्हारा हक खा जाएंगे, इनको रोक लो। तो ये रोकने के चक्कर में आपने अपना 85 गंवा दिया है। अपने आंखों को खोलिए, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, न पढ़िए तो देखिए, न देखिए तो उनको सुनिए या उनके बालों को सुनिए, तो आपकी समस्याओं का निदान है। आपकी समस्याओं का जो निदान है वो इन महापुरुषों में है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आयोजकों से एक बार फिर कहूंगा, टीम साथी और युवा साथी से भी और तमाम आयोजकों से, कि कम से कम एक तस्वीर इसमें बढ़ाएं जो आपने पोस्टर्स लगाए हैं। इसमें एक तस्वीर होनी चाहिए थी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की, क्योंकि मैंने जब से ये अपना कवर किया है, मीडिया में देखा है, मैंने देखा है कि बौद्ध और बौद्धिज्म और अम्बेडकरवाद पर अगर कोई सबसे पहले बढ़ चढ़ के लाठी खाने वाला, मारा जाने वाला, आगे बढ़ के लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था तो सोनेलाल पटेल थे। तो एक पोस्टर उनका भी होना चाहिए था। मुलायम सिंह से लेके सबका लगा है, सोनेलाल पटेल का आखिरी सभा में आप बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। और एक शेर है ब्रह्मानंद जी के लिए कि बुलंद हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, बुलंद हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। दोस्तों, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की धरती पर जिन साथियों ने मुझे यहां पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया, वो युवा टीम साथियों जो आयोजक टीम है, और इतनी बड़ी मात्रा में आप सभी साथीगण हमें सुनने आए हैं, समझने आए हैं और इस क्रांति में जो हमें साथ देना है, सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप सगाजनों से हम करीबन 3 घंटे से अलग अलग क्षेत्र के लोग बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। तो मेरी बात रखने से पहले इस धरती पर जितने क्रांतिकारी हो चुके हैं उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, और खास तौर पर देश आजाद हुआ उससे पहले भी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और सभी को शिक्षा का अधिकार देने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी मैं जोहार नमन करता हूं। दोस्तों, लड़ाइयां बहुत हो चुकी है, पास्ट में भी हुई है, प्रेजेंट में भी हुई है और फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अब लड़ाई कैसे लड़नी है वो हमें तय करना है। देश को आजाद हुए 1947 में देश आजाद हुआ, करीबन 75 साल हो गए, लेकिन हमें एक सवाल आज भी है, क्या सही में हम लोग अभी तक आजाद हुए हैं? तो जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें आज भी गरीबी से आजादी लेनी है, जातिवाद से आजादी लेनी है, या अत्याचार से आजादी लेनी है। जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ भी हमें आजादी लेनी है, तब जाकर हमें सच्ची आजादी मिलेगी। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आरक्षण बचा लेंगे। कैसे बचेगा आरक्षण भाई? सबको बाबा साहब अम्बेडकर चाहिए, सबको बिरसा मुंडा चाहिए, सबको झलकारी भाई चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में कोई पैदा नहीं करना चाहता कि ऐसा कोई बंदा पैदा हो या ऐसी कोई स्त्री पैदा हो जो संघर्ष करके आगे आए। अगर हमें सही मायनों में बहुजन एकता को 100% अगर साबित करना है तो हर किसी को अपने घर में बाबा साहब आम्बेडकर को पैदा करना पड़ेगा, झलकारी भाई को पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सच्चे मायनों में
हमारा जो हक है, हमारा हकूक है, उसे हम पा लेंगे। मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। गुजरात के साथ साथ कई स्टेट्स में हम लोग जल, जंगल, जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहाड़ों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नदियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और ये नदियां, यही हमें जीवन दान देती हैं। ये हमारे सच्चे भगवान हैं, सच्चे हमारे कुदरत के रखवाले। हम जो कहते हैं आदिवासी, वो आदिवासी इसीलिए कहा जाता है कि अगर जंगल इसकी जान है तो आदिवासी उसकी धड़कन है। दोस्तों, लड़ाई बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष करने के लिए हमें एकजुट तो होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जातिवाद से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। हम दुश्मनों से बाद में लड़ते हैं, पहले अपने ही लोगों के अंदर बीचों बीच लड़ते हैं। हमारे अंदर सामाजिक एकता कब होगी? जब हम इस जातिवाद को तोड़ मरोड़ कर एक ही बात रखेंगे कि हम आदिवासी, दलित या ओबीसी नहीं है, हम सिर्फ बहुजन हैं। 85% इस देश की बस्ती है। 140 करोड़ में से 110 करोड़ की संख्या होने के बावजूद आज हम गरीब हैं, लाचार हैं। आज भी हम लोग भीख मांगते हैं। भीख मांगना बंद करो। अगर सही मायनों में अपने आप को मालिक बोलते हो तो मालिक की तरह बर्ताव करो। हम कब तक भीख मांगते रहेंगे? आरक्षण के नाम पे, जातिवाद के नाम पर। आरक्षण बिल्कुल सही है हमारे लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आरक्षण 100% कर दो। जो लोग 3% है या 15% है, वो लोग 50% आरक्षण भुगत रहे हैं, और जो 85% है वो 50% भुगत रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? हम ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उसको 100% आरक्षण दे दो, तब तो पता चलेगा ना। अगर ओबीसी 54% है तो उसको रिजर्वेशन 54% मिलना ही चाहिए। अगर दलित 15% है तो उसे 15% कंपलसरी मिलना चाहिए। आदिवासी 7.5% है तो उसे 7.5% आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण अगर 3% है तो 3% ले जाए 100%। और ये लोग कहते हैं सरकारी आवास, सरकारी क्षेत्रों में हम रिजर्वेशन मिटा देंगे। इनको सरकारी और शिक्षा में जो आरक्षण है या नौकरियों में जो आरक्षण है, उनसे उनको दिक्कत है। तो हम बोल रहे हैं कि मंदिरों में जो आरक्षण 100% इतनी पीढ़ियों से लाया है, वो आरक्षण के बारे में आप कब बात करोगे? सही बात है ना? क्योंकि वहां पर तो कोई है ही नहीं, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, ना माइनॉरिटी है। वहां पे 100% वो लोग बैठे हैं। जितने भी संसदीय सचिव है आप देख लीजिए, सारे अपर कास्ट है, और वो भी विदाउट एग्जाम के, सिर्फ सिलेक्शन प्रणाली से उनको बिठा दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? 100% में से अगर हम 85% है तो 85% का दावा हमें ठोकना पड़ेगा। हमें जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मंच से बड़े बड़े भाषण होंगे, लेकिन जब सड़कों की बात होगी तो 0 रिजल्ट होगा। हमें बात संघर्ष की करनी है, सड़कों के संघर्ष की बात करनी है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष थे, जब उनका वक्त था, उनको जो ठीक लगा, उन्होंने सड़कों पे आकर वो लड़ाई लड़ी। लेकिन हमको सब कुछ रेडी मिला है, इसलिए हम लोग आलसी बन गए हैं। आलसी भी ऐसे बन गए कि जो होता है होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आग जो लगी है ना, अगर बगल में लगी है तो कल न कल, आज नहीं तो कल, वो आपके घर पे भी आएगी। तो उस आग को बचा, अगर आग लगने से आपको बचना है तो अगर अपने भाई के घर में अगर आग लगी है तो उसे बुझाने का काम उससे पहला आपका होना चाहिए। ये जातिवाद के बंधन तोड़िए, ये सीमाओं के बंधन तोड़िए, तब जाकर हम हमारे हकूक की बात रख पाएंगे। लड़ाइयां बहुत है दोस्तों, वक्तागण भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सही मायनों में जब हम आजादी की बात करेंगे, कब बात करेंगे? जब ये बुंदेलखंड भारत के नक्शे में अपना एक नक्शा बनाएगा। क्योंकि
सबको अपना हक लेने का अधिकार है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो सही मायनों में जो वाक्य है वो तब जाके होगा जब हम हमारे हकूक के लिए अपने हक की बात रखेंगे। हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छी बात रखी है और बहनों ने भी कहा था कि हमारी जो बहनें हैं लाचार है, क्योंकि जब तक बहनें अपने आप को लाचार और बेबस समझेगी ना तब तक आपके ऊपर अत्याचार और बलात्कार होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने दुर्गावती या फूलन देवी बनने का कोशिश की ना, उस दिन से वो नालायक, वो हरामखोर आपके सामने आंखें भी नहीं उठा पाएंगे। तो हमें लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़नी है, अपने भाइयों की भी लड़नी है। जो अपने भाई हमारे साथ आकर खड़े होते हैं उसे हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। युवा टीम की जो युवा साथियों की जो टीम है पिछले कई दिनों से रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए, हमको इनवाइट करने के लिए उन्होंने तन मन धन से मेहनत की है। तो ये जो क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये क्रांति की शुरुआत हम गुजरात में भी ले जाएं, महाराष्ट्र में भी ले जाएं, मध्य प्रदेश में भी ले जाएं और देश के दूसरे कोने में भी ले जाएं। आज आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है, कल हम भी चाहते हैं कि हम आपको इनवाइट करें, तो आप भी अपने प्यार से, आपकी हिम्मत से और आपका जो भी सहकार है उससे हमें साथ देंगे। तो दोस्तों, दूसरे भी बहुत सारे वक्तागण हैं, मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला, उसके लिए मैं आयोजक टीम से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं एक बात हमेशा हर प्रोग्राम में करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त लेकर जो यहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे यहाँ पर बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को आपने सुना है, इतने वक्ताओं को आपने जो 2-4 घंटों में सुना है, आप हजारों बुक्स भी पढ़ लेंगे ना तो भी उतना ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज्ञान जो आप यहाँ पर बैठकर लिए हैं उसमें से जो भी चंद पल आपको अच्छे लगे, आप यहाँ से जाइए, आपके घर में बात कीजिए, आपके सोसाइटी में बात कीजिए, आपके गांव में बात कीजिए, आपके सगे रिलेटिव्स के बीच में बात कीजिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना योगदान दे। यही मेरी आप लोगों से अपील है। जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।